सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत विषय का एक महत्वपूर्ण प्रकरण देखने जा रहे हैं। आज का हमारा प्रकरण रहेगा संधि। तो देखते हैं संधि क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं और संधि के भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले संधि। संधि क्या है तो देखिए, संधि सम उपसर्ग पूर्वकात् डूधाए धा धातु उपसर्गे घो कि इति सूत्रेण की प्रत्यय कृते संधि रीति शब्दो निष्पद्यते। उपसर्गे उपपदे घुसंज्ञकेभ्यः धातुभ्यः कि प्रत्ययो भवति कित कारणम आतो लोपार्थम। तो देखिए, यह कह रहा कि संधि सम उपसर्ग पूर्वक, उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग पूर्वक डूधाए यानी धा धातु धन्य उपसर्गे घो कि इति सूत्रेण की प्रत्यय करते संधि रीति शब्दों निष्पद्यते। तो सम उपसर्ग है और यहां पर दे रखा है डूधाए धा धातु। तो देखिए यहां पर जो पद है डू धा, ये यदि इस पद को देखें तो इसमें से जो पहला पद दे रखा है डू आदि ने टूडव, आदि ने टूडव, इस सूत्र से डू की इत संज्ञा हो गई। उसके बाद हमारे पास बचता है धाय, उसके बाद हमारे पास बचता है धाय। अब देखिए विद्यार्थी, एक सूत्र था संस्कृत में हलंत्यम सूत्र। तो हलंत्यम, हलम हलंत्यम अंतिम जो हल वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो क्या बचा, धा बचा। तो इस प्रकार से सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और उसके बाद में की प्रत्यय जुड़ने पर संधि पद की उत्पत्ति होती है। संधि पद का निष्पन्न होता है किस रूप में, सम उपसर्ग पूर्वक डूधाए। यहां पर जो हमने देखा आदि ने टूट वह सूत्र से डू की संज्ञा हो गई। हलंत मित से जो अंतिम यह वर्ण है इसकी इत संज्ञा हो गई। उसके बाद हमारे पास बचा धा। तो इस प्रकार से धा शेष बचता है। धातु उपसर्गे घो की इति सूत्रेण की प्रत्यय करते, यानी इसके बाद में की प्रत्यय उपसर्ग घो की का मतलब यह देखिए कि उपसर्ग सहित घु संज्ञक धातुओं डूधाए देना आदि धातुओं के बाद भावार्थ में कि प्रत्यय लगता है। तो देखिए, यानी कि प्रत्यय कब लगता है, जब उपसर्ग सहित घु संज्ञक जो धातुएं होती हैं उनके बाद में। तो घु संज्ञा क्या है, दा और धा, धातु को घु कहते हैं। दा और धा जो धातुएं होती हैं, या फिर दान, लेकिन दाप को नहीं, लेकिन दाप धातु को नहीं कहते। तो दा और धा धातु की कौन सी संज्ञा होती है, घु संज्ञा होती है। यहां पर लिखा ना घु संज्ञकेभ्य, तो इसका मतलब है घु संज्ञा धातु। तो घु संज्ञा धातु किसकी होगी, एक तो होगी दा की और एक होगी धा की। तो इन दा और धा धा धातु हैं, इनके बाद में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, कि प्रत्यय जुड़ता है। तो इस प्रकार से इसका यदि हम मेल करेंगे तो सम धन धा धन की। तो अब देखिए इसके बाद में जो सु प्रत्यय होता है तो वो जोड़ने पर पुल्लिंग में संधि, संधि पुल्लिंग शब्द है, संधि शब्द निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से यहां पर क्या लिखा है, आतोलोपार्थम कित कारणम आतोलोपार्थम। तो कित कारणम, कित के कारण यहां पर हमारे पास पद बने थे। ये तो था सम धन
धा। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि आतो लोपार्थम आ का लोप करने के कारण जो की प्रत्यय जोड़ा गया था, तो इस प्रकार से यहाँ पर आ का लोप हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा स। तो इस प्रकार से हो गया सम धन ध धन की का ई शेष रहता है, की का ई शेष बचता है। तो इस प्रकार से की प्रत्यय होता है ना, उसमें जो क्या है इसकी इस संज्ञा होगी क्या, इस प्रकार से यह की प्रत्यय है, तो इसमें क्या करेंगे कि क्या है इसकी इत संज्ञा होगी और इसके बाद में क्या बचा, ई बचा। तो सम धन ध धन ई, तो और उसके बाद में हम सु प्रत्यय जोड़ते हैं, तो यह हो जाता है संधि। कौन से लिंग में, पुल्लिंग में। तो संधि पुल्लिंग में कौन सा लिंग हो गया, संधि पद में कौन सा लिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो इस प्रकार से हमने संधि शब्द है उसका देखा किस प्रकार से निष्पन्न होता है। तो अब देखते हैं क्या आगे। आगे है संधि पद सम उपसर्ग पूर्वकात धा धातु से की प्रत्यय के साथ सु प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया भाई, सम उपसर्ग जोड़ा, उसके बाद में धा धातु जोड़ी, घू संज्ञा के भय। घू संज्ञा का मतलब क्या है कि दा और धा धातुएं होती है, उसकी घू संज्ञा होती है। प्रश्न पूछ लीजिए कि घू संज्ञा किसकी होती है, दा और धा है उनकी, दाप की नहीं होती है। दा और धा धातु की घू संज्ञा होती है। तो समधन धा धन की धन सु पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सम धा, और यहाँ पर कह रखा है आतो लोपार्थम, तो यहाँ पर जो आ है इसका क्या हो जाएगा, कि प्रत्यय जोड़ने पर लोप हो जाएगा, तो यह बचेगा ध, व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद में की प्रत्यय है इसका जो क वर्ण है इसका लोप हो जाएगा, बचेगा ए। तो अब इसमें सु प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा संधि सम, और यह ध है और यह ए है, और आगे सु प्रत्यय जोड़ेंगे तो विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से संधि पद निष्पन्न होता है। आगे विद्यार्थियों, संधि का अर्थ होता है मेल, योग या संगम। तो संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ होता है मेल, योग, जोड़ना या संगम होता है। पाणिनि ने क्या लिखा है, प्र सनिकर्ष संहिता वर्णा नाम अतिशयित सनिधि संहिता संज्ञ है सात। प्र सनिकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहा जाता है। तो संधि का दूसरा नाम क्या आया है, संहिता। जहां पर देखो संधि, संधि का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम आया है संहिता। तो यह कह रहा है कि पाणिनि जी ने क्या कहा है, प्र सनिकर्ष संहिता वर्णा नाम, यानी वर्णा नाम अतिशयित है, सनिधि संहिता संज्ञा है सात है, अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहा जाता है। तो संहिता क्या है, संहिता है प्र सनिकर्ष संहिता, प्र सनिकर्ष संहिता या वर्णा नाम अतिशयित सनिधि संहिता संज्ञा सात है, यानी अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए आगे लिखा है कि वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों का मेल ही संधि है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि वर्णों का मेल क्या, वर्णों का मेल किस प्रकार से किया, जिस प्रकार से सबसे पहले हमने देखा सम उपसर्ग, सबसे पहले देखा यह सम उपसर्ग धन धा धन की। तो यहाँ पर जो वर्ण है, व्यंजन है, और यहाँ पर आगे जो स्वर है, तो इनका जो मेल हुआ है वर्णों का, यह क्या है, संधि है। तो वर्णा नाम मेलनम संधि, वर्णों का मेल संधि है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं संधि प्रकरण को। आगे लिखा है लोप है, आगम है, आदेश है, वर्ण विकारा व संधि। आगम वर्णोपस्थिति, संधि को
संहिता भी कहा जाता है। तो अब देखिए संधि क्या है, लोप है, वर्णों का लोप होता है तो भी उसे संधि कहा जाता है। आगम है, यदि किसी वर्ण का आगम होता है तो भी संधि है। आदेश है, किसी वर्ण का आदेश होता है तो भी संधि है। वर्ण विकार है, या किसी वर्ण में विकार आता है तो वो भी क्या है, संधि है। तो वर्ण विकार भी क्या है, संधि है। तो इस प्रकार से यदि ऐसा शायद इस प्रकार से विकल्प देके पूछे कि संधि क्या है, तो संधि वर्णों का लोप है, वह संधि आगम का आगम होना संधि है, आदेश होना संधि है, वर्ण विकार संधि है, या इनमें से 3 दे दे और चौथा दे दे उपयुक्त सभी, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। क्योंकि संधि क्या है, संधि का मतलब है वर्णों का लोप होना, आगम होना, आदेश होना और वर्णों में विकार होना, ये सब क्या है, संधि के उदाहरण है। अब देखते हैं आगम है, वर्णोपस्थिति। आगम है, आगम का मतलब क्या है, वर्णोपस्थिति, वर्ण का उपस्थित होना ही आगम है। इस प्रकार से यहाँ पर देखा लोप है, तो मतलब सीधा सा कोई वर्ण है उसका लोप हो गया तो वो क्या होगी, संधि होगी। आगम है, तो आगम का मतलब वर्णोपस्थिति, वर्णों का उपस्थित होना। तो क्या है, वर्णों का उपस्थित होना आगम होता है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा है, एक तुकागम संधि होती है, तुकागम, तुकागम। तुकागम संधि में क्या होता है कि इसमें यदि हर्ष स्वर के बाद या दीर्घ स्वर के बाद में छह आता है, यानी यहाँ पर हर्ष स्वर है या दीर्घ स्वर है, हर्ष स्वर है, उसके बाद में क्या गया, छह वर्ण आता है। तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ पर तुक, यानी तुक का मतलब होता है तय का आगमन होता है। किसका आगमन होता है, तय का आगमन होता है। जिस प्रकार से देखिए शिव, यहाँ पर धन छाया, यह पद है ना। तो यहाँ पर जो छह वर्ण है, छह वर्ण से पहले हमारे पास है हर्षव ए है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर तुक आगम तय आ जाएगा। बाद में शर्त यही है कि बाद में जो छह वर्ण है वही होना चाहिए, या नहीं, प्रत्येक वर्ण के बाद छह वर्ण के बाद होना चाहिए बाद में। तो इस प्रकार से यहाँ पर कि इस वर्ण का आगम हो गया, तय वर्ण का आगम हो गया, और उसके बाद में ससुतो कार्य होने पर यह जिस प्रकार से बन जाता है शिव छाया। पहले तो जिस प्रकार से शिवत छाया, यह तो तुक आगम है, और उसके बाद में जो सजुता संधि करेंगे तो तय है वो चय में बदल जाएगा, तो इसका हो जाएगा शिव छाया। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं आगम। क्या बोलते हैं इसको, आगम। तो वर्णों का आगम होना भी क्या है, वर्णों का आगम होना भी संधि है। तो इस प्रकार से हमने देखा, क्या देखा कि लोप, आगम, आदेश, वर्ण विकार संधि है। तो आगम वर्णों की उपस्थिति है। संधि को, संधि का दूसरा नाम क्या कहा, संधि का दूसरा नाम कहा संहिता। आदेश एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाता है, तो इस प्रकार से वर्ण में विकार हो जाता है। जिस प्रकार से तुकागम में भी तय है, उसका विकार होकर के चय हो गया, तो ये सब क्या है, संधि है। तो ये संधि में जरूरी होते हैं। आगे देखते हैं, दो वर्णों का उच्चारण बिना किसी व्यवधान के निरंतरता से करना ही संधि है। देखिए दो वर्ण हैं और उन वर्णों का उच्चारण है बिना किसी व्यवधान से। यदि हम, यह है रमा, और उसके बाद बोले रमाधन, रमा, उसके बाद बोले ईश है, तो रमा ईश है, नहीं, बिना व्यवधान के रमेश है। तो दो वर्णों का उच्चारण बिना किसी व्यवधान के निरंतरता से करना ही क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। अब देखिए विद्यार्थियों, वर्ण संधानम संधि, वर्ण संधानम संधि, वर्णों का संधान या मेल, संधान या मेल ही संधि कहलाता है। तो अगली परिभाषा क्या है, वर्ण संधानम संधि, वर्णों का संधान, ये जिस प्रकार से रमाधन ईश है, तो यहाँ पर जो वर्ण है इसका जो मेल हुआ है, यहाँ पर आ और आ धन ई, इनका जो मेल हुआ है और ए बना है, यह क्या है, संधि है। तो वर्ण संधानम, वर्णों का संधान या वर्णों का मेल ही क्या है, संधि है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आगे देखते हैं, संधि कहाँ आवश्यक है। अब देखना यह है कि भाई संधि करना कहाँ कहाँ जरूरी होता है, कहाँ उसमें जो वक्ता है उसकी इच्छा पर निर्भर हो रह सकता है या नहीं। तो देखिए,
संहितेक पदे नित्यः नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षापेक्षते। संहितेक पदे, संहिता धन एक पदे, एक पद में, एक पद है उसमें संधि जरूरी है। जिस प्रकार से नयनम पद है तो इसको हम ने अनम नहीं करके नयनम बोलते, एक पद जहां है वहां संधि जरूरी है। नित्या धातु उपसर्गयो, तो जिस प्रकार से प्रतिधन आगच्छति होता तो प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति धातु और जो उपसर्ग होता है उनके बीच में, धातु और उपसर्ग के बीच में संधि करना जरूरी है। इसी प्रकार से नित्या समासे, समास में भी संधि करना नित्य है यानी जरूरी है। वाक्य तु सा विविक्षापेक्षते, वाक्य होता है उसमें जो संधि होती है वो वक्ता की विविक्षता पर निर्भर करती है, यानी वक्ता की जो इच्छा होती है उस पर निर्भर है। तो इस प्रकार से संहितेक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो, यानी संहितेक पदे नित्या नित्या, संहितेक एक पद में संधि करना जरूरी है। दूसरा है धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग के बीच में संधि करना जरूरी है। नित्या समासे, समास में संधि करना जरूरी है। वाक्य तु सा विविक्षा में अपेक्षित, जो वाक्य होता है उसमें वक्ता की विविक्षा पर निर्भर होती है। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि संधि करना कहाँ आवश्यक है और कहाँ छूट मिल सकती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं जो हमारा संधि प्रकरण है इसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में संधि के 5 प्रकार बताए हैं। किसने? भट्टोजी दीक्षित ने। किस में? सिद्धांत कौमुदी में। सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? भट्टोजी दीक्षित की रचना है। भट्टोजी दीक्षित की रचना क्या है? सिद्धांत कौमुदी है। और अब प्रश्न है कि भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में संधि के कितने प्रकार बताए हैं? तो 5 प्रकार बताए हैं भट्टोजी दीक्षित ने। पहला है अच संधि, जिसको स्वर संधि भी कहा जाता है। दूसरा है प्रकृति भाव संधि। तीसरा है हल संधि, जिसको व्यंजन संधि भी कहा जाता है। चौथा है विसर्ग संधि, और पांचवा है स्वादि संधि। इस प्रकार से भट्टोजी दीक्षित ने अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि, ये 5 भेद बताए हैं। वरदराज जी ने संधि के 3 भेद स्वीकार किए हैं। तो वरदराज जी ने कितने भेद स्वीकार किए हैं? 3। भट्टोजी दीक्षित ने जहां 5 भेद स्वीकार किए थे, वहां पर आगे जाकर के और वरदराज जी ने कितने भेद स्वीकार किए? 3। वो 3 भेद कौन कौन से देखते हैं। पहला है अच संधि यानी स्वर संधि। दूसरा है हल संधि यानी व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि यानी विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, 3 भेद किसने स्वीकार किए? वरदराज जी ने 3 भेद स्वीकार किए, और जो भट्टोजी दीक्षित जी थे उन्होंने संधि के कितने भेद स्वीकार किए? 5 भेद स्वीकार किए। तो देखिए, परवर्ती जो व्याकरण परंपरा में प्रकृति भाव संधि को अच संधि में तथा स्वादि संधि को विसर्ग संधि में ही समाहित मानकर संधि के 3 भेद माने हैं। तो यह कह रहा है कि परवर्ती व्याकरण परंपरा में, बाद की व्याकरण परंपरा है, उस परंपरा में भी प्रकृति भाव संधि है, उसको किस संधि में मिला लिया गया? अच संधि में। जो पहले 5 भेद किए थे भट्टोजी दीक्षित ने, जो यहाँ पर प्रकृति भाव संधि थी उसको किस संधि में मिला लिया गया? उसको प्रकृति भाव संधि को असंधि में मिला लिया गया। और जो स्वादि संधि थी उसको किस संधि में मिला लिया गया? विसर्ग संधि में। कौन सी संधि? स्वादि सु आदि। तो स्वादि संधि को, जो 5वां भेद था ना स्वादि संधि, इस 5वें भेद को किस में मिला लिया गया? विसर्ग संधि में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से
परवर्ती जो व्याकरण के विद्वान है उन्होंने संधि के कितने रूप स्वीकार किए? 3 भेद स्वीकार किए, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। हाँ तो विद्यार्थियों, अब संधि के जो 3 भेद हैं उन तीनों भेदों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अच संधि। सबसे पहले अच संधि यानी जिनको स्वर संधि भी कहा जाता है। अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए अच संधि या स्वर संधि एक ही बात है। तो स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि है और अच संधि का दूसरा नाम स्वर संधि है। तो देखिए स्वर संधि कब होती है? स्वर संधि में पहले एच होना जरूरी है, यानी धन से पहले स्वर होना जरूरी है। स्वर धन एच या हल, उसके बाद में चाहे अच आए या हल आए, स्वर आए या व्यंजन आए, लेकिन जो प्रथम पद है उसके आखिर में, उसके अंत में स्वर आना जरूरी है। जिस प्रकार से हिमधन आलह हिमालय, तो यहां हम देखेंगे कि हिमधन आलह, यहां पर प्रथम पद के अंत में स्वर है और दूसरे पद के प्रारंभ में भी स्वर है। इस प्रकार से अ धन आ, तो यहां पर हो गया दीर्घ संधि होगी आ हिमालय। तो इस प्रकार से यहां पर प्रथम पद के अंत में स्वर आने पर कौन सी संधि हुई? स्वर संधि हुई। अब देखते हैं विद्यार्थियों, गोधन यत गव्यम, गोधन यम गव्यम। तो जिस प्रकार से कुछ एक पहले विद्वान मानते थे कि स्वर संधि है, स्वर स्वर होना चाहिए, स्वर्धन है स्वर होना चाहिए, लेकिन अब देखेंगे तो बहुत सारे उदाहरण भी मिल जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ प्रथम पद के अंत में वो स्वर है और दूसरे पद के अंत में यम, यहाँ पर व्यंजन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर स्वर संधि होगी, गोधन यम गव्यम। तो इस प्रकार से प्रथम पद के अंत में क्या होना जरूरी है? स्वर होना जरूरी है। द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर हो या व्यंजन, तब कौन सी संधि होती है? स्वर हो या व्यंजन हो। प्रथम पद के अंत में क्या होना जरूरी है? प्रथम पदांत स्वर होना जरूरी है, तो वहां पर स्वर संधि होगी। अब दूसरी है हल संधि। कौन सी? हल संधि यानी व्यंजन संधि। हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए हल संधि को व्यंजन संधि या व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। हल संधि कब होती है? हल संधि तब होती है जब प्रथम पद के अंत में हल होना जरूरी है, व्यंजन होना जरूरी है। द्वितीय पद के प्रारंभ में चाहे अच हो या हल हो। तो जिस प्रकार से देखिए, हल धन अच, हल धन अच, या फिर हल धने हल, तो भी कौन सी होगी? यानी दोनों तरफ व्यंजन है तो भी व्यंजन धन व्यंजन, तो भी कौन सी संधि हो जाएगी? हल संधि हो जाएगी। या पहले हल है बाद में अच्छा, तो भी कौन सी संधि हो जाएगी? हल संधि हो जाएगी। जिस प्रकार देखिए वाक धन ईश है, वाक धन ईश है, वाग ईश है, यहाँ प्रथम पद के अंत में व्यंजन है। क्या है? व्यंजन धन और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर है, तो व्यंजन धन स्वर, प्रथम पदांत प्रथम पद के अंत में व्यंजन होने के कारण यहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। इसी प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, शिव धन छाया, यदि हम अपवाद के रूप में देखें तो शिव, यहाँ पर यह स्वर है लेकिन यहाँ आगे व्यंजन है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यानी तुकागम है, उस हिसाब से व्यंजन संधि हो रही है। तो शिव धन छाया, शिव छाया, तो व्यंजन संधि में क्या होना जरूरी है? प्रथम पदांत व्यंजन होना जरूरी है। अब कुछ एक अपवाद को छोड़ दें तो जिस प्रकार से देखिए आगे दिक धन गज, दिक धन गज, यहाँ पर व्यंजन है। क्या है? व्यंजन धन, द्वितीय पद के प्रारंभ में भी क्या है? व्यंजन है। तो इस प्रकार से व्यंजन धन व्यंजन, व्यंजन संधि हो जाएगी दिक धन गज दिग्गज। अब है तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कब होती है विद्यार्थियों? विसर्ग संधि तब होती है तब प्रथम पदांत, प्रथम पद के अंत में विसर्ग होना जरूरी है। प्रथम पदांत क्या होना जरूरी है? विसर्ग होना जरूरी है। द्वितीय पदारंभ, अगले पद के आरंभ में चाहे हल हो चाहे अच हो, चाहे हल हो चाहे अच हो, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग। प्रथम पदांत प्रथम पद के अंत में विसर्ग होने पर देखिए विद्यार्थियों, कह धन चित, तो हो गया कश्चित, कह धन चित कश्चित, सह धनपि स्वपि। तो यहां हम देखेंगे कि कह धनचित कश्चित,
तो यहाँ पर विसर्ग के बाद में यहाँ पर देखिए आगे चित है, तो यहाँ पर विसर्ग आने के कारण कौन सी संधि हो गई, यहाँ पर हो गई व्यंजन आने पर भी विसर्ग के बाद प्रथम पद के अंदर विसर्ग है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। इसी प्रकार से दूसरा श धनापि प्रथम पद के अंत में विसर्ग है, आगे स्वर है, लेकिन कौन सी संधि होगी, यहाँ पर भी विसर्ग संधि होगी, क्योंकि प्रथम पद के अंत में विसर्ग है। तो इस प्रकार से हो जाएगा स्वपि। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने संधि की परिभाषा व संधि के भेद देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधित सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।